नमस्कार। मेरे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करेंगे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के वाइवा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो केमिस्ट्री के जो वाइवा होता है प्रैक्टिकल का, उसमें किस तरह से प्रश्न पूछते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो कौन कौन से प्रश्न हैं, तो इसको पूरा डिटेल से देखेंगे। 40 से आसपास क्वेश्चन लेंगे, 40 से भी ऊपर हो सकता है। अगर इतना इस क्वेश्चन को आप पढ़ लिए तो आपका वाइवा बहुत बेहतर जाएगा। तो ये जो है 11वीं से लेकर पूरे एमएससी तक हर एक क्लास के लिए है। लेकिन इसमें जो है कुछ अभी, लेकिन ये वीडियो जो है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए ज़्यादा खास कर बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, इसलिए क्योंकि हमारे तरफ जो बीएससी फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल कराते हैं उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस दिया गया है। तो बाकी क्लास के लिए भी उपयोगी है, लेकिन मेन फोकस जो है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। शुरू के जो आपको एक बार बता देते हैं, शुरू के जो कुछ क्वेश्चन है वो तो सभी के लिए रहेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सेम सेम क्वेश्चन रहता है सभी का। बस जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन है वो थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में कोई क्लास में दूसरा कराते हैं, कोई क्लास में दूसरा। तो ये जो है मेन फोकस बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है। बाकी क्लास के लिए भी बहुत उपयोगी है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप लिख लेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर वाले या अन्य क्लास जो भी हैं, तो आपका वाइवा बहुत बेहतर जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दें, क्योंकि इस तरह की जानकारी आपके लिए पहुंचता रही इस चैनल द्वारा। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहला प्रश्न, उद्देश्य। तो कौन सा उद्देश्य? तो जो आप प्रैक्टिकल में लिखे हैं, प्रैक्टिकल जिस दिन एग्ज़ाम है आप उसमें लिखे हैं 3 से 4 प्रैक्टिकल कर जितने भी लिखे हैं, तो सभी का उद्देश्य मालूम होना चाहिए। आपको पूछ देंगे कि प्रैक्टिकल क्रमांक पहला का आप उद्देश्य बताइए, या जो प्रैक्टिकल लिखे हैं उसका उद्देश्य बताइए, तो आप उसको तुरंत जवाब देंगे, 1-2 जितने भी लिखे उतना। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर वो है फार्मूला, सूत्र। तो जो प्रैक्टिकल लिखे हैं उसमें जो बीच बीच में कंपाउंड आया है, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक, जो भी कंपाउंड हो उसका जो है फार्मूला पूछते हैं। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, कार्बनिक रसायन की बात करें, तो उसमें जो फार्मूला है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल आ गया तो पूछ देंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला बताओ, H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इस तरह से मेथिल एल्कोहल CH3OH। तो इस तरह से फार्मूला पूछ देते हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। और भी अदर जो कंपाउंड है उसका भी फार्मूला मालूम होना चाहिए, जो सरल सरल है। तो लास्ट वीडियो के अंत में 20 के आसपास जो है अच्छा कंपाउंड जो कि पूछ सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकल में ज़्यादातर यूज होता है, वो सब कंपाउंड जो है और सभी का फार्मूला उसको भी देखेंगे लास्ट में। उसके बाद जो है प्रश्न अगला जो है प्रक्रिया या प्रोसेस या विधि। तो आप जो प्रैक्टिकल किए हैं उसका प्रक्रिया पूछ सकते हैं कि किस तरह से किए बताइए। तो आपको पूरा बताना है कि किस तरह से आपने किए। तो एक उदाहरण इसका ले लेते हैं। जैसे उदाहरण है बीएससी प्रथम वर्ष, उद्देश्य एक दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह की पहचान करना। ठीक, तो ये प्रैक्टिकल किए हैं, तो इसका प्रोसेस बताइए कैसे किए हैं, तो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षण करेंगे किए हैं। तो प्रारंभिक परीक्षण में क्या करते हैं, भौतिक अवस्था, रंग, गंध और विलयता पहचान करना उसकी, तो ये किए। उसके बाद फिर ज्वाला परीक्षण। तो ज्वाला परीक्षण कैसे किए, तो दिए गए कार्बनिक यौगिक को इसमें चूल्हा में लेकर जलाए। उसके बाद फिर संतृप्तता परीक्षण। संतृप्तता परीक्षण कैसे करते हैं, तो दिए गए पदार्थ है कि जल यूलियम में KMnO4 आता है, पोटेशियम पर मैग्नेट डालें। फिर तत्वों का परीक्षण और उसके बाद क्रियात्मक समूह परीक्षण। तो
इस तरह से जो आप लिखे हैं उसका आपको प्रोसेस ज्ञात कर लेना है कि इतने स्टेप में हमने किया ऐसा प्रैक्टिकल किए। तो ये प्रश्न बनता है क्योंकि और विधि भी याद कर लेंगे अगर कोई विधि वाला हो तो, कि किस तरह से प्रैक्टिकल किए बताइए। अगला प्रश्न जो है एलिफैटिक यौगिक या एरोमेटिक यौगिक की पहचान कैसे करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछते थे इसको। तो इसको क्या करना है कि जो कार्बनिक यौगिक जो प्रैक्टिकल के लिए दिया गया है उसको लेते हैं। तो यहाँ पर आप किस तरह से आंसर देना है, दिए गए कार्बनिक यौगिक को इस पे चूल्हा में लेकर जलाएं। अगर काला धुआं के साथ जला तो एरोमेटिक, लेकिन अगर सफ़ेद धुआं या बिना धुआं के जला तो एलिफैटिक। तो इस तरह से इसको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतृप्तता परीक्षण कैसे करते हैं। तो दिए गए कार्बनिक यौगिक के जलीय विलयन में कुछ बूंद KMnO4 अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट डालें। उससे क्या होगा, रंगहीन हो जाता है अर्थात गुलाबी रंग उड़ गया तो असंतृप्त यौगिक, लेकिन अगर नहीं उड़ा तो संतृप्त यौगिक होगा। ठीक, तो दो कार्बनिक यौगिक है उसमें जलीय विलयन में कुछ बूंद पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं तो रंगहीन हो जाता है। रंगीन कब होता है, जब वो गुलाबी रंग उड़ता है, उस कंडीशन में असंतृप्त यौगिक कहते हैं, लेकिन नहीं उड़ता तो संतृप्त यौगिक कहते हैं। और इसके जस्ट पहले थोड़ा सा इसको और देख लेंगे। ये वाला प्रैक्टिकल जो है एलिफैटिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक, जब इसको कार्बनिक यौगिक इस पे चूल्हे में जलाते हैं तो एकदम धुआं निकलता है। अगर एरोमेटिक यौगिक है तो एकदम काला धुआं निकलता है, एलिफैटिक तो सफ़ेद धुआं। ये किस तरह से निकलता है इसको प्रैक्टिकल के द्वारा आप देखेंगे। तो उस प्रैक्टिकल को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं। उसका वीडियो जो इस एरोमेटिक वाला जो प्रैक्टिकल कैसे करते हैं उसका वीडियो है, उस वीडियो को मैं इस डाल दूंगा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उस वीडियो का जो है लिंक को, उस वीडियो के लिंक है उसको डाल दूंगा, तो उसको टच करेंगे तो आप उस वीडियो में पहुंच जाएंगे। तो आप देखकर समझ में आएंगे कि ये एरोमेटिक यौगिक कैसे होता है और एलिफैटिक यौगिक ऐसे होता है करके। अब उसके बाद अगला जो प्रश्न है सोडा निष्कर्ष। सोडा निष्कर्ष कैसे बनाते हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको हर साल पूछते ही हैं। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो सोडा निष्कर्ष बनाते हैं, इसको लैसने परीक्षण भी बोलते हैं। तो एक सूखी दहन नली लेकर उसमें एक छोटा सोडियम का टुकड़ा डाल देते हैं। तो सोडियम का जो है क्या है, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम को फिल्टर पेपर पर रखकर उस फिल्टर पेपर के बीच दबाकर मिट्टी तेल को सुखा लेते हैं, इसको भी बोला है। तो एक सूखी दहन नली लेकर उसमें एक छोटा सोडियम का टुकड़ा डाल देते हैं। फिर दिए गए कार्बनिक यौगिक थोड़ी सी मात्रा दहन नली में डालते हैं। अब दहन नली को लोहे के चिमटे की सहायता से पकड़कर धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे सोडियम पिघल जाता है। इसके बाद दहन नली को तेज़ी से गर्म करते हैं, जिससे वह रक्त तप्ता हो जाता है, एकदम लाल हो जाता है। और उसके बाद एक पार्सलीन प्याली या फिर बीकर में 10 ml डिस्टिल वाटर जो रखे रहते हैं, आसू जल रखे रहते हैं, उसमें उस रक्त तप्त दहन नली को गिरा देते हैं, जिससे क्या है और जो दहन नली टूट जाता है, या अगर नहीं टूटता है तो कांच की छड़ से उसको हम तोड़ लेते हैं। फिर उस बीकर या फिर पार्सलीन प्याली में अगर लिया तो पार्सलीन प्याली को इतना गर्म करते हैं कि द्रव जो है उबलने लगता है। करीब 5 मिनट उबालते हैं, फिर इसको छान लेते हैं। तो छानने के बाद जो हमें लिक्विड अर्थात फिल्ट्रेट के रूप में जो हमें प्राप्त हुआ उसको बोलते हैं सोडियम निष्कर्ष या सोडा निष्कर्ष। तो इस तरह से पूछेंगे ही इसको पूछना तो होता है। सोडा निष्कर्ष कैसे बनाते हैं इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, इसको पूछेंगे ही। और अगला इसी से क्वेश्चन बन सकता है कि सोडा निष्कर्ष क्यों बनाते हैं, सोडा निष्कर्ष कैसे बनाते हैं। तो ये हो गया कैसे बनाते हैं, लेकिन क्यों बनाते हैं, तो इसका जो जवाब है वो दिए गए कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन समूह की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए सोडा निष्कर्ष को बनाते हैं। तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। अगला जो है
नेक्स्ट जो प्रश्न है, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या है? तो क्रियात्मक समूह क्या है? ऐसे परमाणु अथवा परमाणु का समूह जो क्रियाशील होते हैं एवं उस यौगिक के रासायनिक गुण का निर्धारण करते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। तो क्रियात्मक समूह का परीक्षण कार्बनिक केमिस्ट्री में है, तो इसको तो पूछेंगे ही। तो क्रियात्मक समूह ऐसे परमाणु अथवा परमाणु का समूह जो रासायनिक गुण का निर्धारण करते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। और क्रियात्मक समूह जो है, तो क्रियात्मक समूह अगर पूछते हैं तो फिर आ जाता है कि कुछ क्रियात्मक समूह का नाम बताइए, ऐसे पूछ सकते हैं। तो कुछ प्रमुख क्रियात्मक समूह का नाम, आपको 2-3 क्रियात्मक समूह का नाम पूछ दिए। यहाँ पर 8 है तो 8 में से 2-3 मालूम होना जरूरी। तो कुछ प्रमुख क्रियात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह, फिनोलिक, कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रो, एमाइड, हाइड्रोकार्बन, ये सब जो है क्रियात्मक समूह है। और कुछ प्रमुख यौगिक एवं उनके क्रियात्मक समूह। तो आपको क्रियात्मक समूह में, और अगला जो सवाल है, कुछ प्रमुख यौगिक है उनमें कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है, वो सब है। तो जैसे अगला यहाँ पर देख सकते हैं, मान लो पूछ दिए कि ऑक्जेलिक अम्ल में कौन सा क्रियात्मक समूह है, रिसोर्सिनॉल में कौन सा, नाइट्रोबेंजीन में कौन सा, मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन में कौन सा, यूरिया में कौन सा, बेंजाइड में कौन सा, नैप्थेलिन, ये सब कोई भी कंपाउंड इस उठा लिए और उसको पूछ दिए तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस यौगिक में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है। तो जैसे कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह, तो कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह कौन कौन से यौगिक में पाया जाता है? एक ऑक्जेलिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, थैलिक अम्ल, टार्टलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ये सब जो है इसमें कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह पाया जाता है। तो आपको पूछ दे कि कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह पाए जाने वाले कुछ प्रमुख यौगिक का नाम बताए, तो आपको याद होना चाहिए 2-3 यौगिक इसमें से। अगला जो है फिनॉलिक क्रियात्मक समूह। तो फिनॉलिक क्रियात्मक समूह कौन कौन से यौगिक पाया जाता है? अल्फा नेप्थॉल, बीटा नेप्थॉल, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल, ये सब में। कार्बोहाइड्रेट क्रियात्मक समूह किसमें? तो ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, फ्रक्टोज, ये सब में जो है कार्बोहाइड्रेट क्रियात्मक समूह पाया जाता है। नाइट्रो क्रियात्मक समूह, तो नाइट्रोबेंजीन, मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन, अर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, ये सब जो है नाइट्रो क्रियात्मक समूह पाया जाता है। उसके बाद एमाइड क्रियात्मक समूह, तो यूरिया, बेंजामाइड, एसिटामाइड, ऑक्सामाइड, ये सब है जिसमें एमाइड क्रियात्मक समूह पाया जाता है। वही हाइड्रोकार्बन क्रियात्मक समूह, तो नैप्थलीन, एंथ्रासीन, ये जो प्रमुख यौगिक है सब इस तरह से क्रियात्मक समूह पाया जाता है। तो आपको क्रियात्मक समूह के लिए एकदम हर तरह से क्वेश्चन के लिए रेडी होना चाहिए। जैसे पूछ दे ऑक्जेलिक अम्ल में कौन सा क्रियात्मक समूह, तो कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह, इस तरह से। या फिर फिनालिक क्रियात्मक समूह में पाए जाने वाले यौगिक का नाम, तो फिर इस तरह अल्फा नेप्थॉल, बीटा नेप्थॉल, इस तरह दोनों तरह से आपको रेडी होनी चाहिए, दोनों तरह के प्रश्न से। फिर अब आ गए क्रियात्मक समूह का परीक्षण। तो ये सब अलग अलग क्रियात्मक समूह का परीक्षण कैसे करते हैं इसको देखेंगे। तो पहला इसका जो है कार्बोक्सिलिक समूह का परीक्षण। तो कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह का परीक्षण कैसे करते हैं? तो एक परख नली में सोडियम बाइकार्बोनेट का जल या उन्हें लेकर उसमें दिए गए कार्बनिक पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा डालने पर बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निकलती है। तो एक कार्बोक्सिलिक समूह का परीक्षण ऐसे करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट परख नली में लेते हैं और उसका जलीय विलयन लेते हैं और उसमें जो भी पदार्थ प्रैक्टिकल के लिए देगा उसको डाल देते हैं, तो क्या होता है CO2 गैस निकलता है। और अगला जो क्वेश्चन है दूसरा, फिनॉलिक क्रियात्मक समूह का परीक्षण कैसे करते हैं? तो दिए गए पदार्थ के जलीय अल्कोहली विलयन में फेरिक क्लोराइड के 2-3 बूंद डालने पर हरा, नीला या गुलाबी रंग आता है। तो ये जो है फिनॉलिक समूह का परीक्षण है। और अगला जो है नाइट्रो समूह परीक्षण। नाइट्रो क्रियात्मक समूह परीक्षण कैसे करते हैं? तो पदार्थ है कि थोड़ी सी मात्रा को 1 ml NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अच्छा से मिलाते हैं। तो क्या है, पदार्थ का थोड़ा सा मात्रा लेते हैं और उसमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको डालते हैं और अच्छा से मिला दिए तो क्या होता है, पीला रंग आता है, तो वो है नाइट्रो समूह।
और उसके बाद जो है एमाइड समूह का परीक्षण, तो दिए गए पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा को NaOH के साथ गर्म करते हैं, तो NaOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या उसमें अमोनिया गैस निकलती है, तो यह है एमाइड समूह। दोनों में अंतर क्या है, तो यहाँ पर जो है नाइट्रो समूह में 1 ml लेते हैं अर्थात लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, जबकि इसमें एमाइड वाले परीक्षण में ठोस फॉर्म में NaOH को लेते हैं, तो ये दोनों में अंतर है। अगला जो है मालिश परीक्षण, ये जो है कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण है किया जाता है, एक कार्बोहाइड्रेट समूह के लिए परीक्षण है। तो इसका परीक्षण दिए हुए पदार्थ के 2 ml जल विलयन में बराबर मात्रा में मालिश अभिकर्मक मिलाते हैं, परख नली की दीवार के सहारे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाए, दोनों द्रव के मिलने के स्थान पर लाल भूरा रंग का रिंग बनता है। तो एक जो है कार्बोहाइड्रेट समूह का परीक्षण है, फिर से थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे इसको। मान लो एक परख नली है, तो इसमें क्या करेंगे, जो भी पदार्थ आपको प्रैक्टिकल के लिए दिए गए, तो दिए गए पदार्थ उसमें डालेंगे, तो इस पदार्थ डालें, इसके बाद इसमें हम जल से इसको घोलिए, ये जल से घुल गया पूरी तरह से। इसके बाद इसमें जितना भी इसको पानी लिए हैं, इस जितना भी द्रव लिए हैं या जितना भी वाटर से घोले हैं केमिकल को, 2 ml लिए हैं, 2 ml मालिश अभिकर्मक इसमें हमें मिला देंगे। तो चलिए मालिश अभिकर्मक हम दूसरे कलर से ले लेते हैं, तो हम मालिश अभिकर्मक मिलाए तो इस तरह से इतना हो गया 2 ml मालिश अभिकर्मक। ये मालिश अभिकर्मक और दो पदार्थ के जल विलयन दोनों। अब इसको क्या करना है, अब इसमें जो है एक दूसरा परख नली से दीवार के सहारे, तो इसके जो दीवार है ये वाला, इस दीवार के सहारे हम इस परख नली को डालेंगे। तो मान लो इतना तक जो है जो द्रव है, तो दोनों जब द्रव जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर जो है भूरा रंग का इस तरह से रिंग बन जाता है, भूरा रंग का रिंग बनता है, इस तरह से भूरा रंग का रिंग बनता है। ठीक, तो इस तरह से जो है मालिश परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा निष्कर्ष क्यों बनाया जाता है, तो इसको पहले भी देखें फिर भी देख लेते हैं एक बार और। सोडा निष्कर्ष नाइट्रोजन, सल्फर एवं हाइड्रोजन के परीक्षण के लिए बनाया जाता है। सोडियम निष्कर्ष बनाने में सोडियम धातु का ही प्रयोग क्यों करते हैं, तो सोडियम निष्कर्ष सोडा निष्कर्ष एक ही है। तो सोडा निष्कर्ष में सोडियम धातु का प्रयोग करने का जो मेन कारण यहाँ पर देख सकते हैं, पहला जो है सोडियम जो है बहुत क्रियाशील होता है, तो बहुत क्रियाशील होने के कारण कार्बनिक यौगिक शीघ्रता से क्रिया कर लेता है। दूसरा इसका गलनांक कम होता है, और तीसरा कारण जो है इसके लवण रंगहीन एवं जल में घुलनशील होता है। ठीक, तो ये रंगहीन होता है और जल में घुलनशील होता है, इस कारण इसका उपयोग करते हैं, सोडियम के जो साल्ट है वो। अगला जो है सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं, तो सोडियम ज्वलनशील पदार्थ है, जल एवं हवा दोनों से क्रिया करके आग उत्पन्न करता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला जो प्रश्न है, क्या हम सोडियम के स्थान पर पोटेशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम का उपयोग कर सकते हैं, तो आंसर इसका नहीं, क्योंकि पोटेशियम बहुत ज़्यादा सोडियम से भी अधिक क्रियाशील होने के साथ साथ एक खतरा भी है, खतरनाक भी है, तो पोटेशियम का उपयोग नहीं कर सकते। अगला कैल्शियम, मैग्नीशियम बहुत कम क्रियाशील होने के कारण प्रयोग में नहीं लाते हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं लेकिन क्रिया ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर प्रयोग कैसे करेंगे, तो इस कारण इसका उपयोग नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक जलाने पर धुएंधार ज्वाला क्यों देता है, तो एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक के एक अणु में कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, इस कारण धुएंधार ज्वाला देता है। एलिफैटिक कम देता है, एरोमेटिक ज़्यादा, क्यों, एक अणु में कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होने के कारण, यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वथनांक क्या है, बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक क्या है, तो वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगे उसको बोलते हैं क्वथनांक। तो क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, बोल माने उबलना, तो जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है उसको बोलते हैं क्वथनांक। अगला है गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट क्या है,
तो किसी ठोस पदार्थ का वह निश्चित तापक्रम जिस पर वह पदार्थ गलने लगता है उसको बोलते हैं गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऊर्ध्वपातन क्या है? तो ऊर्ध्वपातन क्या है? तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदले बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो क्या होता है, कोई ठोस है, ठोस को अगर हम गर्म करते हैं तो पहले द्रव में आता है, उसके बाद फिर वो गैस बनता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो ठोस है, उसको गर्म करेंगे तो द्रव नहीं है, सीधा वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। और ऐसा कोई किस में होता है, कपूर, नैप्थलीन, ये सब में इस तरह का होता है ऊर्ध्वपातन, डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, अम्लीय और क्षारीय मूलक। तो अम्लीय और क्षारीय मूलक क्या है? तो इसका उत्तर है अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण बनता है। ठीक, तो जैसे दोनों अम्ल और ये क्षार है, तो दोनों जब क्रिया कर रहे हैं तो क्या बन रहे हैं, लवण बन रहा है, साल्ट बन रहे हैं। तो इस साल्ट के दो भाग है, Na और Cl। तो इस साल्ट के दो भाग हुए, तो लवण के दो भाग होते हैं। इस दोनों भाग में जो अम्ल से प्राप्त होते हैं उसको अम्लीय मूलक बोलते हैं, और जो क्षार से प्राप्त होते हैं उसको क्षारीय मूलक बोलते हैं। ठीक, तो एक बार फिर बोलते हैं, अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण बनते हैं। तो उस लवण के दो भाग होते हैं, और जो भाग अम्ल से प्राप्त होते हैं उसको अम्लीय मूलक, और जो भाग क्षार से प्राप्त होते हैं उसको क्षारीय मूलक कहते हैं। तो जैसे इसमें देखें NaCl, तो एक HCl अम्ल है, NOH क्षार है, दोनों से क्रिया करें तो HCl बना और उसमें H2O बाहर निकला। तो इसमें क्या है, Na किससे प्राप्त हुआ है? तो Na किस में है, इस क्षार में है, तो Na क्या हुआ, क्षारीय मूलक हुआ। इसमें Cl किससे प्राप्त हुआ है, Cl इस अम्ल से प्राप्त हुआ है, तो Cl क्या हुआ, इसमें अम्लीय मूलक हुआ। तो इस तरह से एक अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक कहलाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं Na इसमें क्षारीय मूलक है, Cl अम्लीय मूलक है। अगला क्वेश्चन, अकार्बनिक मिश्रण क्या है? तो दो या दो से अधिक लवण आपस में यदि किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो अकार्बनिक मिश्रण कहलाता है। तो दो या दो से साल्ट अगर मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं अकार्बनिक मिश्रण। अकार्बनिक मिश्रण को विलय करने के लिए किस अम्ल का उपयोग करते हैं? तो आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से किन अम्लियों का अम्लीय मूलक का परीक्षण करते हैं? तो यहाँ पर इस प्रश्न के जवाब से पहले थोड़ा बताना चाहूँगा कि जो परीक्षण है अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक का परीक्षण, तो पहले अम्लीय मूलक का परीक्षण करते हैं। अम्लीय मूलक परीक्षण को करने के लिए जो अम्लीय मूलक है उसको 4 भाग में डिवाइड किया गया, इसको आगे में देखेंगे। तो 4 भाग में डिवाइड किया गया है। तो किसी को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से करते हैं। अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में नहीं आया तो फिर अगला सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से करते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से नहीं आया तो फिर विशेष, और उसके बाद जो है व्यतिकारी। इस तरह से 4 उसको भाग में डिवाइड किया गया है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से किन अम्लीय मूलक परीक्षण करते हैं? तो इसको याद रखना है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्राइट, सल्फाइड और एसीटेट, ये जो है अम्लीय मूलक है जिसका परीक्षण करते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से। अगला जो है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से किन अम्लीय मूलक परीक्षण करते हैं? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ये सब से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से परीक्षण करते हैं। अगला जो है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का परीक्षण, सोडियम कार्बोनेट क्षनित क्या है, Na2CO3 क्षनित क्या है? अम्लीय मूलक का परीक्षण करने के लिए मिश्रण का Na2CO3 क्षनित बनाया जाता है।
एक भाग मिश्रण में 3 भाग Na2CO3 मिलाकर जल के साथ 10 मिनट उबालते हैं तथा छान लेते हैं। छानने से प्राप्त क्षनित ही NO2CO3 क्षनित कहलाता है। ठीक, तो एक बार फिर से बताते हैं। Na2CO3 क्षनित किसके लिए बनाते हैं? तो अम्लीय मूलक का परीक्षण करने के लिए। कैसे बनाते हैं? तो एक भाग मिश्रण, जैसे कोई भी आपको मिश्रण दिया गया है प्रैक्टिकल के लिए, उसको मान लो 1 ग्राम लिए, तो Na2CO3 को कितना लेना है? इसका 3 भाग इसको लेना है, 1 भाग, और 1 ग्राम लिए तो इसको 3 ग्राम। ठीक, और इसको 10 मिनट तक उबाल देते हैं। इसको दोनों जल लिए, इसमें जल 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 बीकर में लेकर जल मिला दिए और इसको फिर 10 मिनट तक उबाले। 10 मिनट उबालने के पश्चात छान लिए। तो छानने के बाद जो भी हमें प्राप्त हुआ लिक्विड, उसको बोलते हैं Na2CO3 क्षनित। अगला क्वेश्चन है, परीक्षण के लिए अम्लीय मूलक कितने समूह में विभाजित किया गया है? तो परीक्षण के लिए अम्लीय मूलक को 4 समूह में विभाजित किया गया है, जैसे कि पहले बताया भी था। तो पहला भाग जो है तनु अम्लीय समूह के मूलक। तो तनु अम्लीय समूह के मूलक कौन से हैं? प्रश्न क्रमांक 28, इसको देख लें। 28 मतलब ऊपर वाला, इसको प्रश्न क्रमांक पहले लिखा था, फिर बाद में इधर उधर हो रहा था तो उसको ले लिखें। तो इस वाले प्रश्न देख लें। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से किन अम्लों का परीक्षण करते हैं? तो उसका पहला है तनु अम्ल से ये वाला समूह का परीक्षण करते हैं। तो अगर पूछते हैं कि तनु अम्ल से कौन अम्लीय मूलक का परीक्षण करते हैं, तो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट तो है सांद्र अम्लक के समूह। तो सांद्र अम्लीय मूलक के समूह ये वाला है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट। उसके बाद जो है तीसरा विशेष मूलक समूह। तो विशेष मूलक समूह में सल्फेट, थायोसल्फेट। उसके बाद व्यतिकारक मूलक, तो ऑक्जेलेट, बोरेट, फ्लोराइड, फास्फेट, ये सब जो है 4 भाग में डिवाइड किया गया है। तो इसको आप हर तरह के प्रश्न के लिए रेडी रहना चाहिए। अगर पूछे मान लो परीक्षण के लिए अम्लीय मूलक कितने भाग में विभाजित किया गया है, तो बताएंगे 4। अगर मान लो आपको पूछ देते हैं तनु अम्लीय मूलक समूह के बताइए, तो आप जो है इसका आंसर बताएंगे जैसे ऊपर में बताया गया था। सांद्र अम्लीय मूलक समूह के मूलक बताइए, तो उसको बाद क्लोराइड, आयोडाइड, जो ब्रोमाइड है सब, उसको बताएंगे। और विशेष मूलक समूह तो सल्फेट, थायोसल्फेट। व्यतिकारक मूलक को बताइए अगर पूछते हैं, तो फिर ये सब बताएंगे। तो इसको हर तरह के क्वेश्चन प्रश्न के लिए रेडी रहनी है। इसका नेक्स्ट जो है अगला जो प्रश्न जो है, व्यतिकारक मूलक क्या है? तो जैसे यहाँ पर चौथा में देखें व्यतिकारक मूलक, तो ये व्यतिकारक मूलक क्या है? तो वे अम्लीय मूलक जो क्षारीय मूलक के परीक्षण में बाधा उत्पन्न करते हैं, उसको बोलते हैं व्यतिकारक मूलक। तो वे अम्लीय मूलक जो क्षारीय मूलक के परीक्षण में बाधा उत्पन्न करते हैं, व्यतिकारक मूलक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, व्यतिकारक मूलक द्वितीय समूह तक बाधा क्यों नहीं डालते हैं? तो व्यतिकारक मूलक द्वितीय समूह तक अम्लीय माध्यम में विलय होते हैं। ठीक, तो व्यतिकारक मूलक द्वितीय समूह तक अम्लीय माध्यम में विलय होते हैं, अतः इनके लवण द्वितीय समूह तक अवक्षेपित नहीं होते। इस कारण जो है व्यतिकारक मूलक द्वितीय समूह के बाद तक ही बाधा डालते हैं। उससे पहले प्रैक्टिकल में जो शून्य समूह है, प्रथम समूह, उसमें कोई बाधा नहीं डालते, द्वितीय समूह के बाद डालते। कारण क्या है? द्वितीय समूह तक अम्लीय माध्यम में विलय होना। अगला है क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण क्या है? तो क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण क्या है? तो एक क्लोराइड का परीक्षण, जैसे क्लोराइड अम्लीय मूलक है, कौन सा वाला? सांद्र समूह अम्लीय मूलक है। ठीक, तो इस मान लो प्रैक्टिकल करते हैं, उस पता चलता है कि हाँ क्लोराइड हो सकता है, तो इसका विशिष्ट परीक्षण है कि कंफर्म करने के लिए परीक्षण करते हैं क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। क्लोराइड का कंफर्मेशन टेस्ट है। तो कैसे करते हैं? मिश्रण पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर गर्म करते हैं, जिसे क्रोमिल क्लोराइड की लाल वाष्प निकलती है। ठीक है, एक बार फिर से जो दिया गया है प्रैक्टिकल मिश्रण के लिए, माफ़ कीजिएगा, जो प्रैक्टिकल के लिए मिश्रण दिया गया है, उसको पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल इसको मिलाकर
गर्म करते हैं, जिससे क्या लाल वाष्प निकलती है, लाल वाष्प। अब इन वाष्पों को NaOH विलयन में प्रवाहित करते हैं। तो इन वाष्पों किस में करते हैं? NaOH विलयन में प्रवाहित करते हैं तथा विलयन में लेड एसीटेट मिलाते हैं, ठीक, जिससे पीला अवक्षेप बनता है। तो इस तरह से क्लोराइड मूलक का परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन, दहन नली एवं सोडियम का टुकड़ा पूरी तरह सूखी होनी चाहिए, क्यों? इस प्रश्न का आंसर पहले भी दिया गया है। तो सोडियम का टुकड़ा या दहन नली गीली हो गई तो सोडियम का टुकड़ा जल से क्रिया करके विस्फोट करेगा, ठीक। तो सोडियम क्या होता है? हवा जल से क्रिया करके आग पकड़ लेता है, इस कारण जो जल जाता है, इस कारण इसको पूरी तरह सूखी होनी चाहिए। अगला है, Na क्षणित बनाने के लिए आंसू जल का उपयोग करते हैं, क्यों? तो नल या कुएं के पानी में क्या है? क्लोराइड आयन पहले से उपस्थित होता है। तो अगर साधारण जल में Na का क्षणित बनाने से Cl तत्व की भी परीक्षण, अब उसमें पहले से क्लोराइड आयन उपस्थित है, तो जब हम Na क्षणित बनाएंगे उसी में, तो इसका भी प्रैक्टिकल देगा और फिर इसका भी देगा, मतलब सोडियम का भी और उसमें क्लोराइड तत्व का भी परीक्षण मिलेगा। इस कारण जो है आंसू जल का प्रयोग करते हैं। अगला है एक सारणी जो है प्रश्न नेक्स्ट है, क्षारीय मूलक का परीक्षण। तो अम्लीय मूलक का परीक्षण जो है 4 भाग में डिवाइड किया गया है, सभी को पता है। ऊपर देखें, पहला जो है तनु अम्ल, दूसरा सांद्र अम्ल मूलक परीक्षण एक विशेष, उसके बाद फिर व्यतिकारी मूलक। उसी तरह से जो है क्षारीय मूलक को भी डिवाइड किया गया है। तो क्षारीय मूलक को कितने भाग में? तो क्षारीय मूलक को जो है 7 भाग में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले जो है एक जो है ये लास्ट वाले शून्य समूह बोलते हैं इसको। तो एक प्रथम समूह, द्वितीय समूह, तृतीय समूह, चतुर्थ, पंचम, षष्टम और एक शून्य समूह। इस तरह से जो है 7 समूह में इसको डिवाइड किया गया है। तो प्रत्येक समूह में कौन कौन सा क्षारीय मूलक है उसको देखना बहुत जरूरी है। तो इसमें से याद रखेंगे, मान लो पहले पूछ देता है कि क्षारीय मूलक को वर्गीकरण कितने भाग में किया गया, तो आप बताएंगे 7 में, 0 से लेकर 6 तक बोलना है। उसके बाद अगर पूछते हैं कि प्रथम समूह में कौन से क्षारीय मूलक है, तो आपको बताना है प्रथम समूह में यहाँ पर Pb2+ लेड। द्वितीय समूह में अगर पूछते हैं तो ये सब बताना है Cu2+ As3+। तृतीय समूह में तो Fe3+ Al3+। चतुर्थ समूह में Zn2+, Mn2+, Ni2+, CO2+। पंचम समूह में Ba2+, Cr2+, Ca2+, ये सब। और षष्ठम अर्थात छठवां समूह में तो Mg2+ और शून्य समूह में NH4+। इस तरह से आपको याद रखना है, इसको नोट जरूर कर लेंगे कि हर एक समूह में कौन कौन से क्षारीय मूलक पाया जाता है। तो इस तरह से अगर आपको पूछे सीधा तृतीय समूह में बता, तो आपको याद होनी चाहिए तृतीय समूह में दोनों होते हैं, ये सब होते हैं। अगर सीधा पूछ दिए कि 2 क्षारीय मूलक का नाम बता, तो इसमें से कोई भी बता, लेकिन उस समूह वाइज पूछेंगे तो उस तरह से भी रेडी होनी चाहिए। और प्रथम समूह के समूह अभिकर्मक क्या है? तो तनु HCl। द्वितीय समूह की समूह अभिकर्मक क्या है? तनु HCl की उपस्थिति में H2S गैस। तृतीय समूह NH4Cl की उपस्थिति NH4OH। तो इसको भी थोड़ा सा याद रख लेंगे, ज़्यादा अगर इसको भी नहीं रखते हैं तो कोई ज़्यादा समस्या, इससे कम पूछते हैं। लेकिन आपको ए और उसके साथ ए दोनों याद रखना चाहिए। प्रथम समूह में ए, द्वितीय समूह में ए, तृतीय समूह में, चतुर्थ समूह में, पंचम में, षष्ठम में, छठवां में और शून्य समूह में NH4+। ये सब ये कम से कम याद होने चाहिए। ए और ए वाला याद नहीं हो तब भी चल जाएगा। तो ये होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, क्षारीय मूलक के वर्गीकरण के लिए। अगला जो प्रश्न है जालक ऊर्जा, जो थ्योरी का प्रश्न है, पूछ सकते हैं। तो जालक ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? तो जालक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो 1 मोल ठोस आयनिक यौगिक को गैसीय आयन में पूर्ण रूप से विभक्त करने के लिए आवश्यक
होती है। तो जालक ऊर्जा क्या है कि जो आयनिक यौगिक है उसको गैसीय आयन में पूर्ण रूप से विभक्त करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं जालक ऊर्जा। अगला जो प्रश्न है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो जो है कुछ प्रमुख यौगिक के फार्मूला अर्थात सूत्र। तो इसको देखेंगे, इसमें जो पूछ सकते हैं तो याद रहना चाहिए। तो पहला जो है फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड का क्या होता है? HCOOH। एसिटिक एसिड CH3COOH। टार्टरिक एसिड C4H6O6। ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4। इसका जो फार्मूला होता है C2H2O4 होता है ऑक्जेलिक एसिड का, लेकिन लिखते हैं किस तरह से? COOH इंटू 2H2O, इस तरह से इसको लिखा जाता है फार्मूला, लेकिन इस तरह है। अगला जो है बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड क्या होता है? C6H5COOH अर्थात एरोमेटिक है बेंजोइक एसिड। अगला जो है थैलिक एसिड C8H6O4। अगला जो है एथिल एल्कोहल C2H5OH। मेथिल एल्कोहल CH3OH। फिनॉल का फार्मूला C6H5OH। फिनॉल का फार्मूला इस तरह से, और इसमें OH। अगला है अल्फा नेप्थॉल और बीटा नेप्थॉल। तो अल्फा नेप्थॉल और बीटा नेप्थॉल दोनों का फार्मूला सेम होता है C10H7OH। अंतर सिर्फ इसमें OH समूह जो है वो अलग जगह में जुड़ता है। जैसे अल्फा नेप्थॉल बात करें हम तो इस तरह से बेंजीन रिंग होगा, तो अल्फा नेप्थॉल में OH जो है यहाँ पर जुड़ता है। लेकिन बीटा नेप्थॉल की बात करें तो बेंजीन रिंग सेम उसी तरह से एक और बेंजीन रिंग होगा, दूसरा बना देते हैं, और इसमें जो OH समूह है यहाँ पर जुड़ रहा है। ठीक, तो दोनों का जो फार्मूला है सेम है, अल्फा नेप्थॉल बीटा, सिर्फ OH अलग अलग जगह जुड़ता है। एक जो यहाँ पर जुड़ता है, दूसरा वाला वो अल्फा में एक जगह, ये अल्फा का है और ये वाला बीटा नेप्थॉल का है। तो इस तरह से इसका फार्मूला है। अगला जो है एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। ग्लूकोज C6H12O6। सुक्रोज का जो है C12H22O11। नेप्थलीन तो C10H8। नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2। मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन C6H5NO2। ये जो है नाइट्रोबेंजीन और मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन। तो इसमें क्या है, नाइट्रोबेंजीन में इस तरह से है, तो इसमें एक NO2 रहेगा किसमें? नाइट्रोबेंजीन में। लेकिन मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन में अब डाई यहाँ पर है, डाई मतलब दो, तो एक जो है यहाँ पर जुड़ेगा, दूसरा वाला NO2 यहाँ पर। तो ये जो है दोनों का फार्मूला है। अगला है यूरिया NH2CO NH2। एनिलीन का फार्मूला C6H5NH2। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नाइट्रिक एसिड HNO3। इस तरह से जो है ये जो फार्मूला है। तो इस तरह से BC के लिए जो है इम्पोर्टेंट, केमिस्ट्री वाइवा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जिसको अच्छे से सुन लेंगे, अच्छे से पढ़ लें और इतना को लिख लें तो और ज़्यादा बेहतर है। इतना में आपका वाइवा बहुत बढ़िया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इस तरह की जानकारी पढ़ाई से संबंधित, जॉब से संबंधित आप तक पहुंचती रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, साथ ही साथ शेयर भी कर दें, जो अपने जान पहचान के या रिश्तेदार है या फिर फ्रेंड लोग जो पढ़ रहे हैं BSc या MSc, जिनका वाइवा हो अच्छा से जाए। और इस चैनल द्वारा आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर भी मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर बता दूं कि पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर BSc फर्स्ट ईयर का, BC फर्स्ट ईयर का, BC सेकेंड ईयर का
और बीएससी फाइनल ईयर का, तीनों क्लास का मैं जो पिछले 3 साल का क्वेश्चन पेपर का वीडियो बना दिया हूँ, उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ पर जाकर देख लेंगे। साथ ही साथ बीएससी फर्स्ट ईयर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बीएससी फर्स्ट ईयर का इस साल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल आने के पूरा चांस है, उसको भी बनाया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि उसका वीडियो भी, उस वीडियो का भी लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मैं इस वीडियो में क्या क्या डालने वाला हूँ जो जिसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है जानने के लिए, और ये अपने एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से भी। पहला तो एरोमेटिक वाला जो परीक्षण है वो डाल दूंगा, तो उसको जाकर देखेंगे। दूसरा है क्रियात्मक समूह परीक्षण कैसे करते हैं, तो सभी क्रियात्मक समूह का परीक्षण जो ऊपर में है उसका डाल दूंगा। तीसरा जो है बीएससी तीनों क्लास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और चौथा तो है बीएससी फर्स्ट ईयर का इस साल आने वाला या आ सकता है इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो हर यूनिट से 5 से 6 क्वेश्चन है, इतना को डाल दूंगा। तो इस सभी वीडियो को ज़रूर देखें जाकर। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।